सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12 के अंतर्गत जो हिंदी विषय है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसका चैप्टर नंबर 25 के प्रमुख जो क्वेश्चन आंसर है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है हिंदी और प्रौद्योगिकी। तो इस पाठ को मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों ने अगर अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो अपनी आपके पास जो बुक है तो उससे पढ़िए। बुक नहीं है तो इसी चैनल पर इस पाठ को विस्तार से पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, हिंदी और प्रौद्योगिकी, तो इस चैप्टर में बता रखा है कि हिंदी का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैसे कैसे उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड प्रोसेस की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, वर्ड प्रोसेस की प्रमुख विशेषताएं, तो इसकी अनेक विशेषताएं हैं। संपादन यानी कि एडिटिंग करना। तो वर्ड प्रोसेस के अंतर्गत हम एडिटिंग भी करते हैं। वर्ड प्रोसेस की मदद से डॉक्यूमेंट्स को संपादित करना आसान होता है। टाइप किए हुए टेक्स्ट में आसानी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना आसान होता है। पाठ स्वरूपन यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जब हम टेक्स्ट के अंदर अलग अलग कलर के बोल्ड है, इटालिक है या उसमें कुछ कलर करते हैं तो वो पाठ रूप स्वरूपन होता है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। तो पाठ स्वरूपन लिखे हुए पाठ को अपनी आवश्यकता अनुसार आसानी से स्वरूपन यानी कि फॉर्मेट, जैसे कि बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है इत्यादि करने की सुविधा होती है। जैसे कि आप ये सभी कार्य आप है ना मोबाइल में भी करते हो। कुछ टेक्स्ट लिखते हो तो उसको अलग अलग कलर में कर देते हो, या उसको बोल्ड करते हो, उसको इटालिक करते हो, उसके नीचे अंडरलाइन करते हो, तो वही पाठ स्वरूपन कहलाता है। अगला है कॉपी करना, कट करना और पेस्ट करना। तो ये सभी भी जो संपादक के अंतर्गत आता है। तो ये भी वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता है कि कॉपी पेस्ट करना, कट करना। ठीक है, तो दस्तावेज के किसी भाग में टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जा सकता है। पेज सेटअप करना, अपनी आवश्यकता अनुसार पेज का सेटअप कर सकते हैं, अर्थात पेज का आकार, अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन, यानी कि आपको सीधे रखना है या आड़े रूप में रखना है, में बदला जा सकता है। तो इस तरह से हम जो पेज को अलग अलग आकारों में और अभिविन्यास में बदल सकते हैं। पेज मार्जिन, पेज के मार्जिन को व्यवस्थित कर सकते हैं। हेड एंड फुटर, तो हेड और फुटर वह होता है कि किसी दस्तावेज के हेडर और फुटर को पृष्ठ संख्या, दिनांक, पाद लेखन यानी कि फुट में, या दस्तावेज के सभी पृष्ठों का या जो फुट नोट से विशिष्ट पृष्ठों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। तो देखो, आपने देखा होगा जब वो पेज होता है तो पेज के ये फुट हेडर हो गया, तो इसके ऊपर कुछ है ना पाठ का नाम वगैरह दिया हुआ होता है, दिनांक वगैरह दी हुई होती है, और फुटर यानी कि नीचे पेज संख्या वगैरह लिखी जाती है। स्वतः सुधार यानी कि ऑटो करेक्ट, सामान्य त्रुटि का सुधार किया जा सकता है, यानी कि कुछ सामान्य गलती आ जाती है जब लिखते हुए, है ना, तो उसमें भी सुधार होता है। उदाहरण के लिए, नमस्ते की जगह नमस्ते, यानी कि अगर इस तरह से नमस्ते लिखा हो, यहाँ पर शंकर वाला आ गया हो, तो नमस्ते की जगह हम नमस्ते कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ठीक करेगा। शब्दों के वर्तनी और व्याकरण को ठीक करना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, किसी भी शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं और उसमें सुधार करने की भी सुविधा होती है। ग्राफिक्स, यह MS वर्ड में चित्र बनाने की अच्छी सुविधा होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति, जैसे कि वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयत है ना, रेखाएं खींच सकते हैं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार के आकार आसानी से बना सकते हैं। इसमें चित्र बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है। मेल मर्ज का उपयोग कर एक लेटर को अ से कई नामों से बनाया जा सकता है। मतलब कोई अ नाम का है तो अ नाम के अन्य कई जो नाम है उससे भी उसको बना सकते हैं। यानी कि जब एक मेल को अनेक व्यक्ति को भेजना होता है और अ नाम के कई व्यक्ति होते हैं तो उसको हम एक साथ वो भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संपादन और पाठ स्वरूपन यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, संपादन और पाठ स्वरूपन यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अंतर तो ये है कि संपादन के अंतर्गत टाइप किए हुए टेक्स्ट में आसानी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना आसान होता है, जबकि पाठ स्वरूपन के अंतर्गत लिखे हुए पाठ को अपनी आवश्यकता अनुसार आसानी से स्वरूपन, जैसे कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन इत्यादि करने की सुविधा होती है। तो ये सभी चीज़ें हम अपने मोबाइल में भी करते हैं। जब आप कहीं पर मोबाइल में कुछ टाइप वगैरह कर रहे होते हो तो जब वो लिख रहे होते तो वो तो एडिटिंग हो गया, और फिर उसके अंतर्गत उस टेक्स्ट को, यानी जो उस वर्ड को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको इटालिक या बोल्ड करते हो, उसमें कलर चेंज करते हो, तो वो जो है पाठ स्वरूपन यानी कि जो है उसका फॉर्मेटिंग होता है।
प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी टंकन का क्या अर्थ है? इनके किन्हीं 3 तरीकों को संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर है हिंदी टंकन यानी कि टाइपिंग, हिंदी में टाइपिंग करना। नोटबुक, कंप्यूटर पर टंकन करते हुए टाइपराइटर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि के कुंजी पटल को दबाकर टेक्स्ट को इनपुट करने की प्रक्रिया को टंकन या टाइपिंग कहते हैं। हिंदी में टंकन 3 तरीके से किया जाता है। तो देखो, टंकन आप मोबाइल पर भी करते हो, जब आप मैसेज लिखते हो तो कुंजी पटल खुलती है, कीवर्ड खुलती है और उससे आप टाइप करते हो। तो हिंदी में टंकन 3 तरीक़ों से किया जाता है। पहला है लिप्यंतरण यानी कि ट्रांसलिटरेशन। इसमें अंग्रेजी कीबोर्ड द्वारा हिंदी में टाइप यानी टंकन किया जाता है। यह बहुत सरल है। इसके लिए निम्न लिंक है। तो किस किस तरीके से कर सकते हैं कि अंग्रेजी कीबोर्ड द्वारा हिंदी में टाइपिंग, गूगल क्रोम के लिए गूगल हिंदी इनपुट टूल्स, जिसमें गूगल हिंदी इनपुट टूल्स डाउनलोड ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए निम्न लिंक पर हम जाएंगे तो ये सारी लिंक दे रखी है ना, rajbhasha.net है ना, और है ना Drupal 514। तो इस तरह से कुछ लिंक है जिसके द्वारा आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अलावा एक ये भी है rajbhasha.net और ये डाउनलोड टू। तो इस तरह से आप हिंदी भाषा के लिए तो इन लिंक को डाउनलोड करोगे, इस इनपुट को डाउनलोड करोगे, इस टूल्स को डाउनलोड करोगे तो गूगल क्रोम में आप हिंदी जो है टंकन कर सकते हो। अगला है अथवा, अच्छा ये तो बता ही दिया, अथवा ये दे रखा rajbhasha.net। अगला है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल। तो माइक्रोसॉफ्ट के इस टूल को डाउनलोड करने हेतु इस लिंक पर जाए। तो देखो ये लिंक भी दे रखी है, तो यहीं से लिंक खुल रही, तो आप इस तरह से लिंक को आप जो है अपने गूगल पर जो है टाइप करके भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न संख्या 4 है, गूगल टूल द्वारा हिंदी देवनागरी में टाइप करना हुआ आसान, टिप्पणी कीजिए। तो गूगल टूल द्वारा हिंदी देवनागरी में जो टाइप करते हैं वो बहुत आसान हो गया, इसको टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी इसमें बतानी है हमें। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो भी लिखी हुई है हिंदी लैंग्वेज देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही है। तो अब इसको बताना है कि गूगल टूल को हम गूगल हिंदी इनपुट टूल या माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल के जरिए दिए गए किसी एक लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल टूल को हम गूगल हिंदी इनपुट टूल या माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल के दिए गए किसी एक लिंक के द्वारा, जो अभी हमने ऊपर लिंक देखा है उसके द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन के दाईं ओर लैंग्वेज बार में हमें 2 विकल्प मिलते हैं, एक ABC अंग्रेजी टाइपिंग के लिए और दूसरा अ यानी कि हिंदी टाइपिंग के लिए। माउस के द्वारा अ विकल्प पर क्लिक करेंगे और हिंदी में टाइप करेंगे। इससे हमको अंग्रेजी से हिंदी में लिखना होता है। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे हमको उन शब्द सुझावों की सूची दिखाई देगी। तो हम अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो हिंदी में ही टाइप होता है, शब्द निकल के आते हैं हिंदी में। तो हमें जो शब्द चाहिए होता है वो हम चुन लेते हैं। तो शब्दों को चुनने के लिए उन शब्दों में जो शब्द हमें चाहिए होता है उसके लिए हम स्पेस या एंटर दबाकर या फिर शब्द के आगे कुछ संख्या लिखी होती है उनकी संख्या डालकर सूची से एक शब्द चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? किन्हीं 3 ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के नाम लिखिए। तो उत्तर है, एक ब्लॉगर के द्वारा अपने ब्लॉग को मैनेज और अपडेट करने की प्रक्रिया को ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म को चुनना होगा। ब्लॉगर और वर्डप्रेस में से हम किसी एक मुख्य प्लेटफॉर्म में ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आज के समय में ब्लॉगिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म इस प्रकार हैं, जैसे कि blogger.com, wordpress.org, thumbrl.com, joomla.org। इनके अलावा ब्लॉगिंग के अन्य बहुत सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जिन पर हम अपना ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग डैश विंडो, क्यूमाना आदि। तो इस तरह से ब्लॉग करने के कई तरीके होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। आर्टिफिशियल AI जो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, AI टूल्स होते हैं, है ना, वो कई तरह के काम करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो उत्तर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीज़न है और इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। यह मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। तो मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीनी जो है लर्निंग का भी उपयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग क्या है कि कंप्यूटर गेम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल का जो उपयोग है उसका कंप्यूटर गेम में किया जाता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में किया जाता है।
प्रवीण प्रणाली में किया जाता है, दृष्टि प्रणाली में किया जाता है, वाक पहचान में किया जाता है और बुद्धिमानी रोबोट जो बनते हैं वो भी AI टूल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही वो आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ से मैं पॉइंट डालूंगी, आप जो चैप्टर 6 को पढ़िएगा तो बहुत बड़ा उत्तर है, वैसे मैंने शॉर्ट में किया है। तो देखो हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है। तो उत्तर है कि मानव जीवन में कंप्यूटर ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। आज समाज का लगभग हर मनुष्य कंप्यूटर को किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहा है। हर स्कूल में आज कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। देश का कोई भी विभाग कंप्यूटर से अछूता नहीं रहा है। टेलीफोन व्यवस्था, टीवी, उपग्रह, बैंक, रेलवे बुकिंग आदि सभी कंप्यूटर कृत हो गए हैं। तो आज ये जो भी क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र जो है कंप्यूटरकृत हो गए हैं। हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता अनेक क्षेत्र में है जो निम्न है, जैसे कि घरों में, बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मार्केटिंग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, सरकारी कामों में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उद्योगों में, प्रशिक्षण में, प्रशासन में, कला और मनोरंजन के क्षेत्र में, बैंकिंग में, वित्त में। तो बैंकिंग है, वित्त है, कला और मनोरंजन का क्षेत्र है, प्रशासन है, इंजीनियरिंग विज्ञान है, सरकारी जो भी कामकाज है, बैंक है, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और बीमा के क्षेत्र में जैसे फाइनेंस वगैरह होता है वहाँ पर सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन में, घर से काम करना है ना, सोशल मीडिया में, सुरक्षा और निगरानी में, मौसम की भविष्यवाणी में, रोबोटिक में। तो इस तरह से कंप्यूटर का कार्य या कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर में निर्भर करती है, टिप्पणी कीजिए। तो बैंकिंग व्यवस्था में भी कंप्यूटर पर किस तरह से निर्भर है बैंक की व्यवस्था। तो उत्तर है, आज के समय में लगभग पूरी बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर पर निर्भर करती है। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अपने ग्राहकों के लेन देन के वितरणों का संग्रह करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ATM के द्वारा पैसे की निकासी और जमा करने का हिसाब रखना। इसके माध्यम से बैंकों ने अपने द्वारा होने वाले कई गलतियों और फिजूल खर्चों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। बैंक हमें कंप्यूटर के द्वारा कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। बैंक हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें करंट बैलेंस चेक करना, ओवरड्राफ्ट बनाना, पैसे डिपॉजिट करना, इंटरेस्ट चार्ज करना, शेयर और ट्रस्टी रिकॉर्ड चेक करना आदि शामिल है। बैंकों में ATM मशीनें जो पूरी तरह से स्वचालित है ने बैंकों को और ग्राहकों को कार्य करना आसान कर दिया है। तो इस तरह से ये कार्य किए जाते हैं। तो आपके जो भी 25 चैप्टर थे, आपके 25 चैप्टर हैं जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आपके हिंदी में आने वाले हैं, जो भी आपके मुख्य परीक्षा में आएंगे, वो सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। जो पाठों के प्रश्न है वो सारे इसमें आ गए हैं। अब जो क्वेश्चन है MCQ वाले हैं वो सारे एक साथ एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। उस पर भी काम चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।